हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स फोर्ड, जहां हम फिज़िक्स से रिलेटेड डिफरेंट कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आज का ये वीडियो क्लास 12th फिज़िक्स चैप्टर 8 एनसीईआरटी बुक, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है, इसके अंदर पूरा फर्स्ट चैप्टर से लेकर फोर्थ या सिक्स चैप्टर तक का पूरा कॉम्बिनेशन फॉर्म है। कॉम्बिनेशन फॉर्म मींस आपने जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ पर गॉस थ्योरम पढ़ी है। गॉस थ्योरम जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए थी कि तो गॉस थ्योरम हमने उसमें डिस्कस करी थी। गॉस थ्योरम में जो बेसिकली था कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस देखना चाहें, डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि अगर हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को फैलते हुए देखना चाहें, सरफेस इंटीग्रल करें, तो सरफेस इंटीग्रल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता था। सिमिलरली हमने गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ा था। गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म जो हमें बताता था कि क्लोज इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो ज़ीरो के बराबर होता है। सिमिलरली हमने एक सिक्स चैप्टर में फेराडेज लॉ पढ़ा था, जो फेराडेज लॉ हमें क्या बताता था कि अगर आप बी डॉट डी एल करें, सॉरी, ये एम्पियर्स लॉ है। अगर आप मतलब फेराडेज लॉ की बात करें तो फेराडेज लॉ मतलब ये बताता था कि अगर आप फ्लक्स में चेंज करें तो फ्लक्स में चेंज करने से आपको वहाँ पर ईएमएफ मिलेगा, मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमको पता चलेगा। सिमिलरली हम इसका इन्वर्स देखें तो जो क्या था, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ बेसिकली जो था उसमें अगर हम लाइन इंटीग्रल करें किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का तो वो हमें म्यू नॉट टाइम्स करंट पासिंग थ्रू बताता था। तो इन्हीं चारों इक्वेशंस को यूज़ करके, थोड़ा सा इक्वेशन में मॉडिफाई करके, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी के बारे में बताया कि इन चारों का यूज़ करके एक वेव्स जनरेट होती हैं जिनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी है। और इन चारों इक्वेशन को यूज़ करके हम उस वेव के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम उन चारों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या जितने भी टाइप की हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। इन चारों इक्वेशंस से वो कैसे बनी, मैक्सवेल ने क्या चेंज बताया, उसके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो देखिए फर्स्ट स्लाइड में इसका इंट्रोडक्शन है। बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो ये हमें क्या बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी परपेंडिकुलर होगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव की। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव का मतलब जिस डायरेक्शन में हमारी कोई भी वेव ट्रेवल कर रही होगी। जस्ट सपोज कि अगर यहाँ इस पॉइंट से वेव इस तरफ जा रही है तो हम इसको बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। मतलब कोई भी लाइट सिंपल सा ऐसे निकली और यहाँ इस तरफ जा रही है एरो के साइड पे, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेव हो गया। इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से ये हमारी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जैसे सपोज दूसरे पेन से यूज़ करते हैं, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये आप ऐसा समझ लीजिएगा कि ये जेड एक्सिस में है, इनसाइड आउट की तरफ डायरेक्शन कर रही है। तो ये जो इनसाइड आउटसाइड वाली है ये है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब फ्लेमिंग का अगर हम लेफ़्ट हैंड रूल यूज़ करें या लेफ़्ट हैंड को इस तरीके से फैलाएं कि जो हमारी मिडिल फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है और थंब है, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो इस तरीके से ये कुछ डायग्राम शो होता है कि ये जो एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है और ये जेड डायरेक्शन। अगर एक्स डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, ऐसे ही वाई डायरेक्शन में वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, तो जेड डायरेक्शन में वाइब्रेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएंगे। तो ये वाला पहला पॉइंट लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रिस्पेक्ट में। और ऑसिलेशन का मतलब क्या है कि वो अप एंड डाउन मोशन करेगी, उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज़ कंटिन्यूसली चेंज होती है पॉजिटिव से नेगेटिव साइड की ओर। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बेसिक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए इसमें फिर हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि दे आर ट्रांसवर्स वेव्स
एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। तो बेसिकली जो हमारी ये वेव्स होती हैं, ये वेव्स कैसी वेव्स होती हैं? ट्रांसवर्स नेचर्स की वेव। ट्रांसवर्स का मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर कोई वेव है इस तरीके से ट्रांसफ़र हो रही है, मान ली सपोज़ करिए ये जो मैंने डायग्राम बनाया इस तरफ में उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, तो जो वाइब्रेशंस होंगे वहाँ के प्रेजेंट मीडियम के पार्टिकल के, या उसमें प्रेजेंट चार्जेस के, या उसमें प्रेजेंट कोई भी हमारी वेव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे। तो बेसिकली ये हमारा क्या कहलाता है? ट्रांसवर्स नेचर का कहलाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो बेसिकली किस तरीके की होती है? ट्रांसवर्स नेचर की होती है, और इसे किसी भी मीडियम की ज़रूरत ट्रेवल करने के लिए नहीं होती, तो कोई मीडियम यहाँ पर रिक्वायर नहीं होगा। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रिडिक्टेड बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। तो देखिए मैंने बताया था आपको कि 4 इक्वेशन को रीराइट करके उनको अरेंज करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फॉर्मेशन बनाया था। किसने बनाया था? वो मैक्सवेल ने बताया था। और इसको प्रिडिक्ट करने वाले कौन थे? मैक्सवेल। इनका प्रिडिक्शन था, मतलब हम इनको इसका डिस्कवरर एज अ सपोज कर सकते हैं कि ये हमारे क्या हैं? डिस्कवरर ऑफ ईएम वेव्स हैं। सिमिलरली इसको एक्सपेरिमेंटली स्टडी किसने करा? हेनरिक हर्ट्स ने। हेनरिक हर्ट्स कौन है? जिन्होंने फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है हर्ट्स, उस वही वाले हर्ट्स हैं ये, हेनरिक हर्ट्स। 1887 में इनने इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी कि वेव किस तरीके से ट्रांसमिट होती हैं। और हेनरिक हर्ट्स के ही इक्विवेलेंट टाइम में बोस थे साइंटिस्ट इंडिया के, सत्येंद्र नाथ बोस, ये भी इस चीज़ की स्टडी कर रहे थे। तो इनका इक्विवेलेंट टाइम था। हर्ट्स ने नाम पे पेटेंट है इन सब चीज़ों के, इसलिए इनके नाम पे इस थ्योरी को दिया गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का काम क्या होता है कि दे ट्रांसफ़र एनर्जी थ्रू ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या करते हैं? एनर्जी को ट्रांसफ़र करवाते हैं। सिर्फ यहाँ पे एनर्जी वर्ड याद मत रखिएगा, मोमेंटम को भी ये हमारे ट्रांसफ़र करवाते हैं। एक तो एनर्जी को ट्रांसफ़र करवाएंगे, दूसरा मोमेंटम को ट्रांसफ़र करवाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सिमिलरली उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर्टिकुलर, तो यहाँ कुछ मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये रिकॉर्ड जो हो रही है इसके लिए मेरी वेव्स यूज़ हो रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर जब आप इसको अपने यूट्यूब चैनल पर इसको वॉच करेंगे, तो यूट्यूब चैनल पर जब वॉच करेंगे तो ये भी आप उसको वेव्स के फॉर्म में ही सुनेंगे। तो यही हमारा क्या है? इसका ट्रांसमिशन है। तो मैंने यहाँ से इसको एक एनर्जी दी थी, यहाँ से मैंने माइक के थ्रू, देन वो आपके पास एनर्जी गई आपके स्पीकर के थ्रू, आपने उस चीज़ को सुना। तो ये हमारे एनर्जी और वेव्स जो है मोमेंटम को कैरी करते हैं। एनर्जी को कैरी करने में यहाँ पर वर्ड लिखा जाता है पॉइंटिंग वेक्टर। क्या बोला जाता है? पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर के फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफ़र लिखा जाता है, और इस मोमेंटम को रेडिएशन पावर बोलते हैं। रेडिएशन पावर, इस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं। तो पॉइंटिंग वेक्टर बेसिकली एनर्जी टर्मिनोलॉजी में यूज़ हो रहा है, और रेडिएशन पावर बेसिकली मोमेंटम टर्मिनोलॉजी में यूज़ हो रहा है। तो ये इसका एक बेसिक सा डिस्क्रिप्शन या इंट्रोडक्शन था। तो ये प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं इस प्रॉपर्टीज़ से, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बता देते हैं कि जो हमारी लाइट है, सनलाइट, विजिबल लाइट, कोई सी भी लाइट हो, तो लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो होती है वो कौन सी वेव होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो ये फर्स्ट स्लाइड की बात हो गई। नाउ हम सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। तो सेकंड स्लाइड में देखिए इन्होंने मैक्सवेल ने जो कंट्रीब्यूशन करा था, गॉस के लॉ का यूज़ करके, फेराडेस का लॉ का यूज़ करके, एम्पियर्स का लॉ का यूज़ करके कुछ इक्वेशंस दी थी। तो इक्वेशन देने से पहले उन्होंने डिस्कस करा डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तो उसकी चीज़ की बात कीजिए। जैसे अगर कोई कंडक्टिंग वायर है, सपोज़ उस कंडक्टिंग वायर में करंट आई फ्लो कर रहा है। अब ये करंट कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मतलब देयर इज़ नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ पर करंट की वैल्यू में किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं है, तो ये हमारा कंटिन्यूस करंट हुआ। तो जब यहाँ पर एम्पियर्स लॉ लिखा जाएगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा, तो इसमें लिखा जाता है बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई। ये आई वेरिएबल नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन नहीं है, टाइम वेरिंग नहीं है। बट जब हम इसी चीज़ की बात अल्टरनेटिंग करंट के केस में करें,
जो अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन और वैल्यूज़ दोनों चेंज करती है। टाइम के साथ डायरेक्शन भी चेंज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की और वैल्यूज़ भी चेंज होगी। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले जैसी नहीं बनेगी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड में अंतर आएगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड में अंतर किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था। तो सबसे पहले वो जो अंतर बताया था उसको उन्होंने नाम क्या दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, द करंट प्रोड्यूस और जनरेटेड बाय टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द एब्सेंस ऑफ मूविंग चार्ज इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बेसिकली यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट को कैसे डिफाइन करा है कि जब भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? टाइम वेरिंग होगी। टाइम वेरिंग का मीनिंग क्या है यहाँ पर? कि वो टाइम के साथ चेंज हो रही होगी। टाइम वेरिंग मतलब टाइम के साथ उसकी वैल्यूज़ क्या होगी? चेंज होगी। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहा जाता है? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो करंट बनाती है, वो करंट कौन सा है? हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। वो करंट हमारा है कौन सा? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बेसिकली उनने डिस्प्लेसमेंट करंट का फिनोमिना रखा। पर इसमें एक पॉइंट याद रखने वाला है कि एट अ टाइम ओनली वन करंट कैन बी पॉसिबल। या तो करंट कंडक्शन वाला होगा जो ये है, दूसरा कौन सा कंडक्शन करंट होगा? एक हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। इन दोनों में से एट अ टाइम केवल एक ही करंट उस सर्किट में होगा, दोनों चीज़ों का नहीं होगा। तो इसका एक बेसिक सा लॉ था कि अगर हम कैपेसिटर को देखें तो कैपेसिटर में देखिए यहाँ पर बीच में गैप है, गैप में फिर भी चार्ज एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ये चार्जिंग का काम कर रही है, डिस्चार्जिंग का काम कर रही है। तो एट दैट टाइम इसके बीच में जो करंट फ्लो होगा वो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, बिकॉज यहाँ पर ब्रेक है। अगर हम डिस्प्ले कंटिन्यू की बात करें, कंटिन्यू करंट के लिए तो तार तार में या कंडक्टिंग वायर में किसी भी तरीके का ब्रेक नहीं होता है, स्ट्रेट वायर होता है। पर कैपेसिटर में ब्रेक होता है। तो इसकी वजह से जो करंट बनेगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। तो बस बेसिकली अगर कोई तार में स्पार्क जनरेट हो रही है और तार टूटा हुआ है, तो वो कौन से करंट को जनरेट करेगा? हमारे डिस्प्लेसमेंट करंट को जनरेट करेगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी कि जहाँ भी डिसकंटिन्यूटी की बात हो, अल्टरनेटिंग करंट की बात हो, या चार्जेस के अल्टरनेटिंगली चेंज होने की बात हो, वहाँ पर जो करंट आता है वो कौन सा करंट होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यही लिखा था, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, द करंट प्रोड्यूस्ड और जनरेटेड बाय टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द एब्सेंस ऑफ मूविंग चार्ज इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन लिख ले रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट करंट की आईडी से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आईडी इज इक्वल्स टू हमारा ये आ जाएगा कि डी फाई ई ओवर डी टी। तो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखिए ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, तो डायमेंशनली करेक्ट के लिए यहाँ पर कौन सा फिगर होता है? म्यू नॉट इंटू ई। तो एक फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट करंट का हमारा ये होगा। दूसरा, डी क्यू इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? ई नॉट फाई की जगह आप ए बाहर लिख सकते हो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ा है क्या होता है? ई डॉट डी एस। यहाँ पर डी एस कैपेसिटर के अंदर अगर डी एस की बात करें तो वो कांस्टेंट होता है, एरिया ऑफ द प्लेट्स विल बी कांस्टेंट। तो ए को हम कहाँ लिख सकते हैं? बाहर। तो नाउ दिस विल बी कन्वर्ट इनटू डी ई ओवर डी टी। तो आप अगर थोड़ा ध्यान करें 6 चैप्टर में फेराडेज लॉ, फेराडेज लॉ ने क्या बोला था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, किसके साथ? टाइम के साथ, तो इट विल प्रोड्यूस अ इंड्यूस ईएमएफ। सिमिलर लाइक दैट कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम के साथ चेंज होगा तो इट विल प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो एक जैसे फिनोमिना है, अल्टरनेटिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। अगर आईसी फ्लो हो रहा होगा तो हमारा पुरानी एम्पियर्स की इक्वेशन ही करेक्ट है। बट अगर आईसी फ्लो नहीं हो रहा, आईसी मीनिंग कंडक्शन करंट फ्लो नहीं हो रहा, कंटिन्यूस वायर में करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर जो करंट होगा वो कौन सा करंट होगा? एक आईडी करंट होगा, जिसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ना हम इसको एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, कि हम पोटेंशियल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यूज़ है फर्स्ट वो सी आ जाएगी और यहाँ पे बनेगा डी वी ओवर डी टी, बिकॉज मैंने क्या रिलेशन यूज़ करा है यहाँ पर कि E इज़ इक्वल्स टू वी अपॉन डी। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के।
तो अगर इसमें क्वेश्चन आता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट किसने बताया, तो इसने मैक्सवेल ने बताया। किस चीज़ के लिए बताया कि जब भी ऑसिलेटिंग चार्ज होंगे, एक्सेलरेटेड चार्ज होंगे, तो वहाँ पर एक और करंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। क्योंकि एक्सेलरेटिंग करंट के लिए या ऑक्सीलेटिंग चार्जेस के लिए जो कंडक्शन करंट है उसकी एवरेज वैल्यू तो ज़ीरो है, तो वहाँ पर जो करंट प्रेजेंट होगा वो कौन सा करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये 3 फॉर्मूले इसके होते हैं। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है जो हमें पता होना चाहिए या हमारी नॉलेज में होना चाहिए, कि एम्पियर सर्किटल लॉ एक्सप्लेन कंटिन्यूटी ऑफ अ करंट while in charging or discharging of capacitor, discontinuous current is flow known as displacement current। तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ था उसके हिसाब से कौन सा करंट फ्लो होना चाहिए था, कंटिन्यूस करंट फ्लो होना चाहिए था। बट अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर के केस में उसमें जो फ्लो होता है वो डिसकंटिन्यूस करंट फ्लो होता है, मतलब उसका नाम क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये है कि हमारा छोटा सा इसका डिस्क्रिप्शन था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, सिर्फ कैपेसिटर अकेले की ये बात नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट करंट केवल कैपेसिटर में बनेगा। कहाँ कहाँ बनता है डिस्प्लेसमेंट करंट, जहाँ भी ऑसिलेटिंग चार्ज होंगे, अल्टरनेटिंग करंट होगा, वहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट फॉर्म होगा। तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरा देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजेस। तो ये सिमिलर हमारा फेराडेज लॉ का है कि फेराडेज लॉ में क्या बोला था कि ईएमएफ जब तक प्रोड्यूस होगा, जब तक काय में चेंज होता रहे, फ्लक्स में चेंज होता रहे। कौन से वाले, मैग्नेटिक फ्लक्स में। सिमिलरली इसने क्या बोल दिया कि आई इंड्यूस जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कब तक जनरेट होगा, जब तक हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करते रहिए और डिस्प्लेसमेंट करंट बनाते रहिए। और थर्ड पॉइंट अपन डिस्कस कर ही चुके थे कि एक टाइम पे केवल एक ही करंट पॉसिबल होगा, या तो आईसी होगा या तो आईडी होगा। कंटिन्यूस करंट है तो आईसी आ जाएगा, और डिसकंटिन्यूस करंट है मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट है तो आईडी आ जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट की बात हो गई। अब देखिए मैक्सवेल ने क्या करेक्शन करा था, तो मैं उन चारों करेक्शन को लिख दे रहा हूँ। इन्हीं को हम मैक्सवेल इक्वेशंस बोलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो मैक्सवेल ने दी, उस फर्स्ट इक्वेशन में क्या बोला कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस मीनिंग द क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन, जिसको मैक्सवेल की अब फर्स्ट इक्वेशन बोला जाता है। बेसिकली ये क्या है, हमारा गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यस मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक। सिमिलरली दूसरा बी डॉट डी एस मतलब सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस लॉ नोन एज गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म। किसका गॉस थ्योरम है ये, मैग्नेटिज्म का गॉस थ्योरम है। बोथ आर यूनिवर्सल लॉ। थर्ड देखिए, थर्ड में हमने देखिए इसमें भी डी एस लगाया, इसमें भी डी एस लगाया, मतलब वी ऑलरेडी टॉक अबाउट सरफेस इंटीग्रल। तो नाउ वी स्विच टू द लाइन इंटीग्रल कॉन्सेप्ट। तो लाइन इंटीग्रल में क्या था, फेराडेज लॉ आपने पढ़ा पहले, तो फेराडेज लॉ की बात करते हैं कि बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। ये हमारा हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ की बात हो गई। सिमिलरली अगर हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करें तो फोर्थ पॉइंट में आता है हमारा ई डॉट डी एल, ये फेराडेज लॉ है, इज इक्वल्स टू डी फाई बी ओवर डी टी। तो देखिए यहाँ फ्लक्स चेंज की बात आई तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की बात आई तो मैग्नेटिक फील्ड बनी या उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी बनी। पर इस वाली चीज़ को ज़रा देखिए, यहाँ पर कोई रेट ऑफ चेंज की टर्म नहीं है। तो इसी में थर्ड इक्वेशन में, एम्पियर्स की थर्ड इक्वेशन में मैक्सवेल ने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया, उसको चेंज किया कि ये जो इक्वेशन है ये इनवेरिएंट है, मतलब ये हमारे लिए काम की नहीं है ना, वेरिएंट इक्वेशन है। तो इसके लॉरेंट्स इनवेरिएंट का यूज़ करा उन्होंने, और फिर वहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी निकाली और उसको क्या कहा गया, मॉडिफाइड एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ या मैक्सवेल इक्वेशन। क्या कन्वर्ट करा था उन्होंने, उन्होंने बस इस आई की जगह सिर्फ सिंगल करंट ना लेके इसको बोला टोटल करंट। टोटल करंट मीनिंग क्या है, आई सी प्लस आई डी।
कुछ इस तरीके से इसको बता दिया। तो इसको जब ऐसा बताया, आई टी ले लिया आई की जगह, तो नाउ दिस इक्वेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट का मल्टीप्लाई हुआ फर्स्ट टर्म आई सी से, बिकॉज कंडक्शन करेंट, देन म्यू नॉट का मल्टीप्लाई हुआ आई डी से, विच इज़ अवर डिस्प्लेसमेंट करेंट, है ना, वी ऑलरेडी टॉक अबाउट इन लास्ट स्लाइड। तो आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, डी फाई ई ओवर डी टी। तो देखिए अब हमारे पास इस थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में दोनों में रेट ऑफ चेंज है, दोनों में रेट ऑफ चेंज है, और फर्स्ट और सेकंड में उन दोनों का सरफेस इंटीग्रल है। तो यही हमारे मैक्सवेल का करेक्शन था। और यही चार कौन कौन सी, ये फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, फोर्थ वाली, और ये नीचे जो थर्ड लिखी है ये वाली, ये हमारी है मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन, इन इक्वेशन का यूज़ करके इन्होंने इसको ईएम वेव में कंबाइन कर दिया। तो Maxwell description of electromagnetic field may be summarized in the form of Maxwell equation after a modification of Ampere circuital law। तो एम्पियर सर्किटल लॉ में उन्होंने चेंज करा और उसके बाद उन्होंने क्या लिख दिया, उसके अंदर अपनी चारों इक्वेशन को लिख दिया, उनको सॉल्व करा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इक्वेशन लिखी गई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब जिसके अंदर वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो और वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैक्सवेल इक्वेशन। तो ये दो मैंने फॉर्मूले यहाँ पर लिख के रखे, बेसिक हम इसका भी यूज़ करेंगे बाद में कि कहाँ से जनरेट हुए, क्या क्या यूज़ होने वाला है इसमें। तो देखिए मैं इसमें लास्ट वाले इक्वेशन को थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ कि जो बी डॉट डी एल है वो इज इक्वल्स टू है म्यू नॉट ऑफ आई सी, मतलब द कंडक्शन करेंट वेयर इन नो वैल्यू चेंजेस इन द चार्जेस। अब इसी के साथ जो सेकंड टर्मिनोलॉजी थी उसमें क्या आया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है, ज़रा आप अगर इसके डायमेंशन से फॉर्मूले से सॉल्व करें और इसको रिवर्स करें, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो दिस टर्मिनोलॉजी विल बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर बेसिकली क्या है, हमारी स्पीड ऑफ लाइट। तो यहीं से ओरिजिनेट होता है हमारे किसका, ईएम वेव्स का, कि ईएम वेव्स बेसिकली क्या हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं जो कितने स्पीड से प्रोपोगेट करते हैं, हमारे स्पीड ऑफ लाइट से। तो एक रिलेशन आपको यहाँ मिल रहा होगा कि 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल्स टू सी स्क्वायर। हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। तो ये बात हो गई हमारे किसी नॉन मीडियम में, कहाँ पर हो गई बात, नॉन मीडियम, कि देयर इज़ नो मीडियम प्रेजेंट व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई यहाँ से। तो नाउ दिस इक्वेशन कैन बी ऑल्सो रिटन इन टू फॉर्म ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ऑफ आई सी इक्वल्स टू लगा दिया मैंने, प्लस 1/c स्क्वायर डी फाई ई ओवर डी टी। तो ये हमारी इक्वेशन मॉडिफाई हो गई। तो यही हमारी मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है जिसका यूज़ करके उन्होंने चारों को आपस में यूज़ करा, कर्ल निकाला उसका, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाई, स्टोक्स थ्योरम लगाई और उससे इनकी वेव इक्वेशन लिख दी। तो सबसे मैं पहले आपको वेव इक्वेशन बताता हूँ, क्योंकि दो चीज़ों के वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, और एक है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो हम उसको देखिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। सपोज़ इस तरीके से हमारा एक एक्सिस बना, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस को मैं बोल रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। प्रोपोगेशन का मतलब क्या, एट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, जिसकी डायरेक्शन में उस वेव के पास वेलोसिटी होगी। तो ये हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव कहलाती है। सिमिलरली देखिए एक एक्सिस में यहाँ बना देता हूँ, ये एक्सिस हमारा y है एंड द y एक्सिस यहाँ पर किसके डायरेक्शन के वाइब्रेशंस होंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस होंगे इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। सिमिलरली एक एक्सिस बनेगा ये एक्सिस, ये हमारा z एक्सिस है। तो z एक्सिस में किसके वाइब्रेशंस होंगे, हमारे मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस होंगे। तो देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, तो E इज इक्वल्स टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बता रही है टोटल, इसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी हम बोल सकते हैं किसी भी इंस्टेंट पर। देन आएगा ई नॉट विल बी द पीक वैल्यू ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं उसकी पीक वैल्यू हमारी ई नॉट है। देन
ये किस तरीके से ऑसिलेट करती हैं, साइन से ऑसिलेट करती हैं। देन अगली टर्मिनोलॉजी आएगी के किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, एक्स, तो यहाँ आएगा के साथ एक्स माइनस ओमेगा और टी। अब इसके लिए मैंने बोला ई किस में वाइब्रेट कर रहा है, वाई में, तो यहाँ वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जे के बना देते हैं। तो ई नॉट विल बी द पीक वैल्यू, साइन क्या है, उसके चलने का तरीका जिस फेज से वो चल रही है। के को बोला जाता है प्रोपोगेशन वेक्टर, प्रोपोगेशन वेक्टर। एक्स जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ऐसे ही जो आपका ओमेगा लिखा है, ओमेगा मीनिंग है एंगुलर वेलोसिटी, और कोई ये जो टी लिखा है वो कोई भी आर्बिट्रेरी टाइम हो सकता है। तो देखिए प्रोपोगेशन वेक्टर बेसिकली क्या काम करने का काम करता है कि आपका एक कंप्लीट जो रोटेशन हुआ है उसके अंदर वेवलेंथ कितनी है, तो k इज इक्वल्स टू 2 पाई/λ। तो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, k इज इक्वल्स टू 2 पाई/λ। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओमेगा की, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, तो वेयर ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। क्या आएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। यहाँ मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में वेलोसिटी भी इसकी निकाल के बता सकते हैं अपन कि कैसे आती है। तो देखिए बस कुछ नहीं कीजिए, के बाय ओमेगा कर दीजिए, इन दोनों को डिवाइड करिए। तो डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 पाई/λ, देन 2 पाई/न्यू। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और ये लेमडा डिवाइड में आएगा तो के अपॉन ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 1/λ/न्यू। अब जो लैम्डा इंटू न्यू होता है, दिस विल गिव्स अस वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू विच इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के। तो दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड प्रोपोगेशन वेक्टर। तो ये हमारे वेव की बात हुई। अब इसमें मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का तो लिख दिया, आप मैग्नेटिक फील्ड का भी बड़े आज इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, बी नॉट, देन साइन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ जाएगा के वाई, सॉरी के वाई नहीं, यहाँ के एक्स आएगा, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेव्स आर सेम, दोनों एक्स की तरफ मूव कर रही हैं। तो के एक्स माइनस ओमेगा टी, देन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो दोनों का फेज सेम है। इसको इस टर्मिनोलॉजी को क्या कहा जाता है, फेज। दोनों का फेज सेम है, जिसके अंदर हमारा प्रोपोगेशन वेक्टर होता है और दूसरा हमारा एंगुलर वेलोसिटी होती है। अब ये किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये वाइब्रेट कर रहे हैं अलोंग जेड डायरेक्शन, जिसको हम क्या से लिखेंगे, के से लिखेंगे। तो मैं दोनों के देखिए बनाने का अपन ट्राई करते हैं किस तरीके से इसको बनाएंगे वहाँ पर। तो येलो से मैं बना दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारी क्या होगी, ये हमारी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से आगे बढ़ेगी। सिमिलरली येलो के अलावा मैं इस रेड पेन का यूज़ करके मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूँ। तो ये जेड की डायरेक्शन में जाएगी कुछ इस तरीके से। ये सर्कल आप थोड़ा सा इस तरीके से क्रिएट कर देंगे, यहाँ से लाएंगे एकदम शार्प डिक्रीज लेते हुए आगे लेके जाएंगे, देन बराबर रोटेशन देना है और इसको ऊपर ले जाके फिर वापस नीचे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे करना क्या है। इस तरीके से क्या चल रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो येलो में मैं ब्लैक का यूज़ कर लेता हूँ। तो ब्लैक पेन से क्या करते हैं अपन, देखिए ये ऊपर की तरफ गई, इस तरीके से गई, इस तरीके से गई, तो ये क्या है, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दीज आर दी वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे अप एंड डाउन इक्वल अमाउंट में वाइब्रेशन जाएंगे, मैक्सिमम हाइट हमेशा सेम वैल्यू अचीव करेगा। तो ये ई नॉट। नाउ आई विल कन्वर्ट या चेंज माई पेन टू द ग्रीन कलर। ग्रीन कलर मीन्स वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे अलोंग जेड एक्सिस। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि किस तरीके से ये अपने वाइब्रेशंस कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से परपेंडिकुलरली डायरेक्शंस होता है। तो ये हमारा ईएम वेव का एक डायग्राम बना, जिसमें वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं, जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम इसमें मूव करें आगे स्लाइड पे फर्दर। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपको इसमें पता चल चुके होंगे। अब इसी में एक स्लाइड ऐड करके थोड़ा सा नॉलेज मैं आपको और दे देता हूँ कि देखिए कि अगर
मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस जो हैं वो आई की डायरेक्शन में हैं। सपोज आई की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस हो गए। मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस जो हैं वो किस डायरेक्शन में, अलोंग जे की डायरेक्शन में। तो आई की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, जे की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा के वेक्टर, वो के वेक्टर हमारा होगा अलोंग के केप। बिकॉज जिस हिसाब से आई, जे और के साइक्लिक ऑर्डर में फॉलो होते हैं कि आई से हमको हमेशा जे पे जाना है, जे से हमको हमेशा के पे जाना है, और के से सिमिलरली वापस कहाँ आना है, आई पे आना है। सिमिलरली वैसा यहाँ पर भी होता है कि अगर आपने के लिया है तो देन आपको उससे ई की तरफ जाना है, और ई के बाद बी की तरफ जाना है। तो ये ऑर्डर हमेशा फॉलो करेगा। तो ये हमारी नॉर्मल सा डिस्कशन रहा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर, जिसको हम उस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको एक वेलोसिटी और निकाल के बता देता हूँ कि हम उस वेव की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो वेलोसिटी के लिए बेसिकली तो देखिए, इसका जो फेस वाला पार्ट दिख रहा है हम इसका यूज़ करते हैं। अगर फेस वाले पार्ट का आप यूज़ वेलोसिटी निकालने के लिए करेंगे तो v इज़ इक्वल्स टू डी ओवर डी टी ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन। आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन क्या है, के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ से आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो इस टर्मिनोलॉजी को ज़ीरो पुट कर दीजिए फॉर अचीविंग द मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि डिफरेंशिएशन की एक प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के काम में आता है। तो अगर मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड करने के काम में आता है तो उसकी प्राइमरी स्टेप ही यही है कि इसको डिफरेंशिएट करिए और ज़ीरो के इक्वल में रख दीजिए। तो हम यहाँ पे करेंगे, देखिए के कांस्टेंट है तो के इस डी बाय डी टी के आउटसाइड में आ जाएगा, तो डी एक्स ओवर डी टी माइनस ओमेगा इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो डी टी अपॉन डी टी तो वन वैल्यू दे देगा हमको, पर डी एक्स अपॉन डी टी को अगर आप ध्यान से समझें तो ये है वेलोसिटी माइनस ओमेगा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ओमेगा इधर माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस डिवाइडेड बाय के। तो द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विल बी ओमेगा बाय के। ये वेलोसिटी हमारे किसी भी मीडियम में हो सकती है। जब आप इसको और एलेबरेट करेंगे, ओमेगा की वैल्यू रखेंगे, के की वैल्यू रखेंगे, तो ये आ जाएगा लेमडा इनटू न्यू। तो ये हमारी बेसिकली उसकी वेलोसिटी निकल के आ गई। ठीक है, अब इसको और अगर हम बात करें तो ये जो वेलोसिटी की टर्मिनोलॉजी है उसको हम ई अपॉन बी भी यूज़ कर सकते हैं। ई अपॉन बी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी वेलोसिटी है। और अगर हमने स्पीड ऑफ लाइट देखा था तो स्पीड ऑफ लाइट के लिए सी इज़ इक्वल्स टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमें देगा काय के बराबर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। सिर्फ ई और बी जो देगा वो वेलोसिटी होगा। ये किसी भी मीडियम के अंदर हो सकती है, पर जो इसी की बात करी ये हमारे किसी मीडियम के अंदर नहीं है, क्योंकि मीडियम के अंदर देखिए क्या चेंज आता है कि मैंने आपको सी स्क्वायर पढ़ाया था जिसके अंदर टर्मिनोलॉजी यूज़ करी थी म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे हैं मीडियम की। तो मीडियम में के लिए म्यू नॉट तो यूज़ नहीं करते, ना ही एप्सिलॉन नॉट यूज़ करते, बिकॉज ये किसको बताते हैं, वैक्यूम परमिटिविटी को और वैक्यूम परमिएबिलिटी को। तो मीडियम के लिए अगर लिख रहे हैं हम तो म्यू नॉट के साथ यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आएगी म्यू आर, जिसको बोला जाता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। नोट कर लीजिएगा नेम, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ऐसे ही एप्सिलॉन नोट के साथ क्या यूज़ होता है, एप्सिलॉन के, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, और दूसरा नाम है इसका रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी फॉर एप्सिलॉन और परमिएबिलिटी फॉर हमारे एप्सिलॉन जो एप्सिलॉन के, रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर म्यू आर और रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एप्सिलॉन के। तो ये हमने इसकी बात कर ली। अब देखिए यहाँ मैंने दो रिलेशन दिखे थे, पॉइंटिंग वेक्टर। तो जो ईएम वेव हैं वो एनर्जी का ट्रांसफ़र करती हैं और मोमेंटम का ट्रांसफ़र करती हैं, ये मैंने बताया था आपको। तो जो पॉइंटिंग वेक्टर है, पॉइंटिंग वेक्टर बेसिकली होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम। ये है पॉइंटिंग वेक्टर का हमारा फॉर्मूला। तो देखिए बेसिकली इसमें क्या है, ई एनर्जी। तो एनर्जी बेसिकली आ रही है, तो पॉइंटिंग वेक्टर जो है एनर्जी की टर्मिनोलॉजी में हम लिख रहे हैं कि तो ये एनर्जी का ट्रांसफ़र करेगा। फॉर्मूला क्या होता है, 1/म्यू नॉट ई क्रॉस बी। जब हमने इसको पूरा सॉल्व करते हैं तब ये चीज़ टर्मिनोलॉजी निकल के आती है। तो अभी इसको याद रखिएगा कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, ई क्रॉस बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट कर दीजिए। और ये तो दूसरा लिखा है, इसको बोलते हैं रेडिएटिंग पावर। रेडिएटिंग पावर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हमारे रेडिएटिंग पावर हमारे मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो पावर है, पावर बेसिकली क्या होती है, वाट में। तो ये
पावर उस टर्मिनोलॉजी में ना लिख के क्या लिखा है, 2s/c, वेयर s इज पॉइंटिंग वेक्टर और वी कैन से इंटेंसिटी। इस तरीके से डिफाइन होती है। तो कभी अगर ये दो फॉर्मूले आपसे पूछ ले कि मोमेंटम किसके कारण ट्रांसफ़र होता है, तो वो होता है रेडिएटिंग पावर, और जो हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो होती है किसकी वजह से ट्रांसफ़र, हमारे पॉइंटिंग वेक्टर की वजह से ट्रांसफ़र। तो ये एक बेसिक सा हमारा डिस्क्रिप्शन था ईएम वेव के ऊपर, जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट के टर्मिनोलॉजी को हमने ध्यान दिया। उसके अलावा हमने उसमें डिफरेंट वेव्स को कैसे चलती हैं, क्या रिलेशन होगा, उस पर ध्यान दिया। जो साइक्लिक ऑर्डर है बेसिकली, इस पर ध्यान दिया। इस ऑर्डर को ध्यान रखिएगा, आप में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होने वाला। तो नेक्स्ट हम चलें तो हम प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं। कुछ प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस कर ली हैं। पहली तो देखिए, ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। ट्रांसवर्स का मतलब द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, दैट्स वाई इट इज़ ट्रांसवर्स इन नेचर। तो जो लाइट है हमारी वो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑक्सीलेटिंग एंड एक्सेलरेटिंग चार्ज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं, चार्जेस के ऑसिलेशन से और एक्सेलरेटेड चार्ज से। मतलब चार्ज का या तो ऑक्सीलेशन हो रहा हो, मतलब अप एंड डाउन वो मोशन कर रहा हो, सिमिलरली या तो फिर वो एक्सेलरेटेड फॉर्म में हो। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आर एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तीनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। एक जगह के है तो दूसरी जगह ई है और तीसरी जगह बी है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। किस स्पीड से ट्रेवल करता है, स्पीड ऑफ लाइट से, जो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। देखिए जो प्रॉपर्टी आई, मैंने एनर्जी का डिस्कस करा था, ये पॉइंटिंग वेक्टर के कारण फ्लो होता है, और ये मोमेंटम जो है पावर, रेडिएटेड पावर के बारे में के हिसाब से करता है। अब देखिए दूसरा क्या है, कैन बी पोलराइज्ड। जब 10th चैप्टर आएगा तो हम कैन बी पोलराइज की बात भी कर लेंगे। पर कैन बी पोलराइज का मतलब अभी समझ लीजिए, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली इन सर्टेन डायरेक्शन। मतलब सारे डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन ख़त्म हो जाएंगे, केवल किसके बचेंगे, हमारे एक ही डायरेक्शन के बचेंगे। दैट्स वाई वी यूज़ सर्टेन डायरेक्शन, है ना। तो ये हमारी एक नॉर्मल सी चर्चा थी। तो देखिए आगे चलते हैं। तो डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, इट कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। तो ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, किसी मीडियम की ज़रूरत इसको नहीं है, इसलिए इसका नाम ईएम वेव दिया हुआ है। अब देखिए एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी कैरिड इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी। ये जो पीछे टर्म लिखी है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। एग्जिबिट वी वेव फिनोमिना सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और इवन अ पोलराइजेशन। तो ये वेव के सारे फिनोमिना को दिखाती है। ये जो जितने भी लिखे हैं ये वेव फिनोमिना से, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। ईएम वेव नॉट डिफ्लेक्ट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर हम कहीं से ईएम वेव को पास कर रहे हैं, उसके चारों तरफ रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लगा दें, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी तरीके से डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। डिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही, इसका मतलब क्या है। तो बेसिक हमने इसकी इतनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करा कि ईएम वेव नॉट डिफ्लेक्टेड ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड आप किसी रीजन में लगाते थे और किसी चार्ज पार्टिकल को जब उसके अंदर थ्रो करते थे तो वो डिफ्लेक्ट करके सर्कुलर मोशन गेन कर लेता था या अपने पाथ को हेलिकल कर लेता था। ये डिफरेंट ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता था। पर जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाते हैं तो उसमें किसी भी तरीके का डिफ्लेक्शन नहीं आता है। डिफ्लेक्शन नहीं आता है मतलब वो कहीं राउंड शेप या किसी हेलिकल मोशन में नहीं जाता है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, उनके पास चार्ज नहीं होते हैं, दे आर चार्जलेस। तो ये हमारी थी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस वीडियो में तो बेसिकली हम इतना ही पार्ट कवर करते हैं। ये आप पार्ट 1 सपोज कर लीजिएगा और इसको बार बार रिपीटेड फॉर्म में देखिए कि इससे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव जो बने, आपको इसमें किसी भी तरीके का डाउट ना क्रिएट हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, किस तरीके से ये अरेंज्ड होता है, वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमें इसमें क्या रिमेंबर करने वाली चीज़ें हैं, हम इसको ओरिजिनेट कैसे करते हैं, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, यूजेस कहाँ कहाँ हैं, हम इसकी बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इससे रिलेटेड मैं कुछ
गूगल फॉर्म्स जिसमें आपके बेसिकली टेस्ट होंगे, जो आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट उससे आप आंसर कर पाएँ, तो मैं इसमें अपलोड करूँगा, तो आप साथ में उसको देखने का प्रयास कीजिएगा और उसको सॉल्व भी कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। थैंक यू।